अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के मुल्जिमान का ट्रायल आम अदालतों में करने का हुक्म दे दिया है। 6 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला जारी। अदालत उज़्मा के 5 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। बेंच में शामिल 5 जजेस ने मुतफ़िका फैसला सुनाया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें मंजूर कर ली गईं। अदालत ने करार दिया कि किसी शहरी का फौजी अदालत में ट्रायल शुरू हो गया है तो वो भी कलअदम करार दिया जाता है। 9 मई के मुल्जिमान का ट्रायल सिविल अदालतों में होगा। 6 सफ़ाहात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला जारी। अदालत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर कर ली। आर्मी एक्ट के सेक्शन 59 की झेली शिक 1 कलअदम करार दे दी गई। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच की रूबरू दरख्वास्तों पर समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में कहा 9 मई के मुल्जिमान का ट्रायल फौजदारी अदालत की तर्ज पर होगा। आइन के तहत शफाफ ट्रायल के तमाम तकाजे पूरे होंगे। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। 9 मुतफर्रिक दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी गई। अदालत ने फैसले में करार दिया कि मुकदमात जुर्म की नौयत के एतबार से चलाए जाएंगे। किसी शहरी का फौजी अदालत में ट्रायल शुरू हो गया है तो वो भी कलअदम करार दिया जाता है। जिन 102 अफराद की फहरिस्त पेश की गई थी उनका ट्रायल आम फौजदारी अदालतों में किया जाए। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि जजेस नहीं, जजेस के फैसले बोलते हैं। इंसाफ होना चाहिए ताकि 9 मई दोबारा न हो। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में फौजी तनसीबात पर कभी हमले नहीं हुए। जो काम 75 साल में दुश्मन न कर सका वो PTI ने कर दिया। पहली दफा है कि लोगों को बाकायदा एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत जो है वो फौज के खिलाफ भड़काया गया और उनके खिलाफ बाकायदा सफारा करने की कोशिश की गई। तो फौज ने बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया, रिएक्ट नहीं किया कि दुश्मन इन तमाम पाकिस्तान के दुश्मन इन तमाम वाक़यात और इन तमाम बातों से कितने खुश थे और कितने खुश हुए। जो काम वो 70-75 साल में नहीं कर सके वो अनफॉर्चुनेटली तहरीक इंसाफ ने चंद दिनों में, चंद हफ्तों में और इन चंद सालों में करके दिखा दिया। ये काम जो है वो आज तक पाकिस्तान में इस तरह का वाक़या अपनी नौयत का एक ही वाक़या था, पहला वाक़या था और ये आखिरी वाक़या होना चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि इंसाफ हो। हम और जो कसूरवार नहीं है उसको सज़ा भी नहीं होनी चाहिए, हम ये भी कहते हैं। साबिक रुकने कौमी असम्बली ज़हूर बुरेदी कहते हैं कि सिविलियन के मुकदमात पहले भी फौजी अदालतों में चलते रहे हैं। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू करते हुए कहा कि 9 मई कौमी सलामती के इदारों पर हमला तस्वुर किया जाता है। ऐसे लोगों को माफ़ नहीं किया जा सकता। छोड़ देंगे तो ये मुल्की सालियत के लिए जो है बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो ये मिलिट्री ट्रायल जो है वो सिविलियन से पहली दफा तो नहीं हो रहा है ना, ये इससे पहले भी होता रहा है। 9 मई जो है वो पाकिस्तान की कौमी सलामती के अदारों पे एक मुबैना हमला तस्वर किया जाता है। मजमून साजिश के तहत वहाँ पे जाके हमला किया गया। कल कोई सिक्योरिटी ब्रीच हो जाए और कोई जो है वहाँ से जो है कोई पकड़ा जाए कि जिसने खुदा न खासा कोई जो है मुल्की राज अगर अफशा की हो तो उसका फिर कैसे जो है सिविलियन कोर्ट में आप जाके उसका ट्रायल करेंगे तो डेफिनेटली उस पर आर्मी एक्ट ही जो है वो अप्लाई होगा। तो मेरी राय ये है कि जो 9 मई के जो मुल्जिमान हैं इनको तो किसी तरह की जो है रिलैक्सेशन नहीं मिलनी चाहिए और इनको जो है मिलिट्री कोर्ट में ही ट्रायल का हो सकता है। सियासी रहनुमा सरदार शेर बहादुर कहते हैं कि 9 मई केसेस में मुलव्वस मुल्ज़मान के केसेस फौजी अदालत में चलने चाहिए। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील में जाना चाहिए। का वाक़या सानिया है, इसने तो पूरे मुल्क की जड़ों को सहला कर रख दिया है। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के केसेस जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में पहले भी होते रहे हैं, सुनते रहे हैं, तो अब क्या हर्ज है। इन लोगों के खिलाफ डेफिनेटली मिलिट्री कोर्ट में फैसले होने चाहिए, वहाँ केस होने ताकि जो मुजरिम है उनको जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए। मेरे ख्याल में तो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। गवर्नमेंट ने आजकल कोई इनको डिटेल्स वगैरह भी दी हैं, तो क्यों नहीं होने चाहिए। मिलिट्री गवर्नमेंट को अपील कर में जाना चाहिए और मैं समझता हूँ कि मेरिट पे फैसले होने चाहिए और फौजी अदालतों पे हमें कोई शक नहीं। इससे पहले भी फौजी अदालतें बनती रही हैं, उसमें फैसले होते रहे। लोगों को अपील का हक है, हाई कोर्ट में अपील कर सकते, तो क्या मसला है कि हम चाहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट में हो और जो गुनाहगार हैं उनको सजाएं मिले और जो बेगुनाह हैं उनको फ्री किया जाए। अब सारी जिंदगी ये 14-14 साल लोग जो हैं ये 10-10 साल जो है ये जेलों में फजूल में पड़े रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये फौजी अदालतें बेस्ट है, हमें उन पे एतमाद है।
और इसी मामले पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ सीनियर सियासतदान जान अचकज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या मौक़िफ़ है इस मामले पर। मामला ये कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उनका ट्रायल आम अदालतों में करने का हुक्म दिया गया है। जान अचकज़ई साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, ये बताइएगा कि आपका क्या मौक़िफ़ है? सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म है कि आम अदालतों में 9 मई में मुलविस जो भी मुल्ज़िमान हैं उनके मुकदमात चलाएँ, बजाय इसके कि आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, फैसले का बहुत एहतराम, लेकिन इससे हमें मायूसी हुई है। ये सुप्रीम कोर्ट के अपने जो 4 फैसले माजी में हुए हैं उनके बरअक्स फैसला है। हमारे जो सिविलियन बहुत से हजारों की तादाद में मिलिट्री इंस्टॉलेशंस में काम कर रहे हैं और नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से अगर कोई ब्रीच होती है कल, तो उनको भी अब इस फैसले की रोशनी में सिविलियन कोर्ट्स में ट्राई किया जाएगा। लिहाजा एक ऐसे मुल्क जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की अहमियत जो है वो पैरामाउंट है, मिलिट्री कोर्ट्स को में सिविलियन ट्रायल करना होना मैं समझता हूँ ये एक विंडो है ऐसे संगीन जराइम जिसमें मुलविस लोगों के लिए मौका है और वो इंकरेज होंगे। दूसरी बात ये कि माजी में हमने देखा है कि जो हमारा अदालती निज़ाम इंसाफ है वो इतना स्लो है कि वो आम मुजरिमों को भी यानी उनको सजा नहीं दिलवा सकी या कर सकती है। तो अब जो संगीन नोयत के मामलात हैं जिसमें 9 मई के वाक़यात भी शामिल हैं, ऐसे मुजरिमों को सिविलियन ट्रायल करना मैं समझता हूँ कि ये इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ है। और उसके साथ जो हमारा पार्लियामेंट है उन्होंने भी 9 मई के बिलखसूस जो मुजरिमीन है उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में इंडोर्स किया था और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल में यानी उसकी उनको मुकदमे चलाना वैलिडेट किया था। अब लाजमी बात है जो आइंदा हमारे नेशनल सिक्योरिटी के बिल्कुल आपका मौक़िफ़ हमारे पास आ गया। बहुत शुक्रिया आपका। निगरान वज़ीर इत्तलात KP जान अचकज़ई हमारे साथ मौजूद थे। और इस मामले पर सियासी रहनुमा ज़िया लांगू कहते हैं कि 9 मई के मुल्ज़िमान को सज़ा ना मिली तो फिर कल कुछ भी हो सकता है। बोल के प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए ताकि फिर कोई ऐसा ना करे। कवानीन सख्त ना हुए तो मुल्क की सलामती को ख़तरा लाहक हो जाएगा। आप अपनी तनसीबात को जो है नुकसान पहुँचाओगे, आप जाओगे अपने शोधा के यादगार को नुकसान पहुंचाओगे, आप जाओगे अपने मुहाफिजों के रिहाइश गाहों को जलाओगे। ये आप अगर इस तरह आप छोड़ोगे, मैं समझता हूँ जब तक आप अपना लॉ इस मुल्क में सख्त नहीं करोगे कि लोगों को सख्त सजाएं नहीं दोगे जिन्होंने जो जुर्म किया हुआ होता है, ताकि लोग माशरा उस लेवल पर आ जाए ताकि आपको इन कोर्ट्स की जरूरत ना पड़े। उनके लिए अगर आप अपनी लॉ को सख्त नहीं करोगे, कानून को सख्त नहीं करोगे, इससे मैं समझता हूँ आपके मुल्क की सलामती का बहुत बड़ा खतरा है। नून लीग के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि PTI चेयरमैन ने 9 मई को एक मज़मूम साजिश के तहत कौमी सलामती के इदारे पर हमले करवाए। शहदा की यादगारों को मिसमार करने वाले कौमी मुजरिम हैं और किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। अदालती फैसले पर अपने रद्द-ए-अमल में उन्होंने कहा कि फैसले से मुल्क दुश्मन साजिशी अनासर के हौसले बढ़ेंगे। क्या गैर मुल्की एजेंट जो दुश्मनों की हिमायत से मुल्क के अंदर इंतशार फैलाते हैं उनका भी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल न किया जाए? पार्लियामेंट 9 मई के मुल्ज़िमान का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किए जाने की करारदाद जून में मंजूर कर चुकी है। 90 दिन में इलेक्शन वाली बात मुमकिन नहीं, वो बात बताएं जो मुमकिन हो। 90 रोज़ में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। कहा केस की फौरी समाअत होनी चाहिए थी, अब तक तो फैसला हो चुका होता। जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर करने का बयान देकर सदर सुप्रीम कोर्ट बार को गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 90 दिनों में आम इंतखाबात से मुताल्लिक केस पर समाअत थी। नुकड़ी बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्लाह शामिल हैं। अपने रिमार्क्स में चीफ जस्टिस का कहना था 90 दिनों में इलेक्शन वाली बात मुमकिन नहीं, दरख्वास्त गुजार वो बात करें जो मुमकिन हो। केस की फौरी समाअत होनी चाहिए थी, अब तक तो फैसला हो चुका होता। जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर करने का बयान देकर सदर सुप्रीम कोर्ट बार को गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केस में इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को नोटिस भी जारी कर दिया। दौरान
समाअत जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, अगर आप आईनी तशरीह की बात करेंगे तो हमें 5 रुकनी बेंच बनाना पड़ेगा। एक सवाल ये है कि इंतखाबात का ऐलान कौन कर सकता है। दूसरा सवाल ये है कि इस वक्त 90 दिनों में इलेक्शन हो सकते हैं। वकील तहरीक इंसाफ अली जफर ने अपने दलाइल में कहा, सदर मुमलिकत इलेक्शन की तारीख नहीं देंगे तो फिर तारीख कौन देगा। सुप्रीम कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी कर। इलेक्शन की तारीख का बहुत जल्द ऐलान हो जाएगा। जब इलेक्शन होंगे तो गहमा गहमी होगी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले नवाज शरीफ को कोई सियासी फायदा नहीं दिया। इलेक्शन इंशाल्लाह गहमा गहमी हो गई है। मुझे तो लगता है कि इलेक्शन के बहुत जल्द डेट अनाउंस हो जाएगा। मैं और आप इकट्ठे वोट देने जाएंगे। अगर मियां नवाज शरीफ पैदाइशी तौर पे पाकिस्तानी हैं तो उनके बायोमेट्रिक्स होने के लिए कौन सी ऐसी एक्स्ट्रा माइल काम यहाँ पे हुकूमत ने किया है और यहाँ पे नादरा को इंस्ट्रक्शंस गई हैं कि जनाब फौरन पहुँच के उनके बायोमेट्रिक्स ले लें। डाटा बेस प्रोसीजर को इस तरह पेश करना कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अब ये 1.5-2 महीने में हमने कौन सी ऐसी अटेम्प्ट्स कर देनी है कि किसी एक जमात को जो है ना 171 तादाद में सीटें मिल जाएगी और वो हुकूमत साजी कर। उसको अगर कोई ये समझ रहा है कि हम उस कंटिन्यूएशन में अब निगरान हुकूमत आ गई है तो उन तमाम चीज़ों को ख़त्म क्यों नहीं कर देते। लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें, लोगों को आग लगाने की जो लाइसेंस है वो फराहम कर दें। ये तो नहीं हो सकता। आमरीत का दरवाज़ा बंद हो चुका मगर फिर एक नई तर्ज की आमरीत शुरू हो गई है। इलेक्शन में ताखीर का मतलब इलेक्शन से इनकार है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालबा दोहरा दिया। सुप्रीम कोर्ट बार की तकरीब से खिताब में मजीद कहा कि जमहूरियत आइन का तहफ़्फ़ुज़ करती है। Election Commission of Pakistan to immediately release the date of the election and the schedule of the election without any further delay and a level playing field be ensured for all. That Pakistan's democracy will not only survive but it will thrive. And we will need this consensus within all institutions. I'm tempted to speak about it because democracy once again is under threat. And the people look up to the judiciary to protect constitutional. That the reverence and respect of the political leader who gave us the country's first unanimous constitution is heard without further delay, and justice is done even if posthumously. साइफर केस में फर्द जुर्म आयद होने के बाद चेयरमैन पीटीआई को बेगुनाही साबित करना होगी। प्रोसिक्यूशन को शहादतें पेश करके जुर्म साबित करना होगा। माहिर कानून राजा खालिद महमूद की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने साइफर गुमशुदगी केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद की। साइफर गुमशुदगी केस, चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने फैसला सुनाया। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने सरकारी गवाहान को 27 अक्टूबर को तलब कर लिया। माहिर कानून राजा खालिद महमूद कहते हैं, फर्द जुर्म आयद होने के बाद अगर मुल्जिम जुर्म मानने से इनकार करता है तो प्रोसिक्यूशन जुर्म साबित करने के लिए शहादतें पेश करता है। जुर्म साबित होने पर 3 से 14 साल तक सजा हो सकती है। और जब चार्ज फ्रेम होता है तो उसे चार्ज का डिनाइल आ जाए, जो अदालत है वो प्रोसिक्यूशन से कहती है कि अब आप अपना केस साबित करें शर्तों के जरिए। 3 से लेकर 14 साल तक सजा है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन की अडियाला जेल में केस की समाअत। अदालत ने फर्द जुर्म आयद न करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चेयरमैन पीटीआई ने अदालत के रूबरू सेहत जुर्म से इनकार किया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। केस झूठा और सियासी इंतकाम पर मबनी है। बेगुनाही साबित करूंगा। शाह महमूद कुरैशी ने भी सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। 2 रुकनी बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज शामिल हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आमदन से जायद असासाजात केस में साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को बरी कर दिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए कि इसहाक डार के खिलाफ नैब को शवाहिद नहीं मिले। अदालत ने केस में दीगर शरीक मुल्ज़मान को भी बरी कर दिया। बरीयत पाने वालों में साबिक सदर नेशनल बैंक सईद अहमद भी शामिल हैं। आमदन से जायद असासाजात केस में बरी होने वाले दीगर अफराद में मंसूर रज़ा और नईम भी शामिल हैं।
कायद नून लीग नवाज शरीफ कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच समाअत करेगा। अल अजीजिया रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तों पर बेंच तश्कील दिया गया है। नवाज शरीफ ने दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अपीलों को बहाल करके मेरिट पर दलाइल सुनने के बाद फैसला किया जाए। मेरे पेश ना होने के बायस अपील अदम पैरवी पर खारिज हुई। जानबूझकर नहीं, सेहत की खराबी के बायस अपीलों की पैरवी के लिए हाजिर नहीं हो सका। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का इदराक करके तज्जिया करें, जहानत और फिक्री वसाइल से इन चैलेंजेस का हल तलाश करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नस्ट के सालाना कॉन्वोकेशन से खिताब, ग्रेजुएट तलबा, वालिदैन और असातिज़ा को दिली मुबारकबाद पेश की। आर्मी चीफ की नास्ट यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ग्रेजुएट्स, वालिदैन और असातिज़ा से खिताब में कहा, मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का इदराक करके तज्जिया करें, जहानत और फिक्री वसाइल से इन चैलेंजेस का हल तलाश करें। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नुमाया कारकर्दगी पर तालिब इल्मों को एजाज़ात से नवाजा। बैचलर्स, मास्टर्स, PhD करने वाले तालिब इल्मों को डिग्रियाँ दी गयी। नस्ट के 3500 तलबा को 7 मुख्तलिफ शोबों में अस्नाद दी गई। आर्मी चीफ की ग्रेजुएट तलबा व वालिदैन और असातिज़ा को दिली मुबारकबाद। मजीद कहा कि नस्ट कौम के लिए बेहतरीन मेमार तैयार कर रही है। आज तलबा की जिंदगी में नए बाब का आगाज हो रहा है। तालीम महज ऑप्शन नहीं बल्कि ज़रूरत है। और अब कुछ बात कर लेते हैं आज के मैच के हवाले से। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ये मैच आखिरी लम्हात में दाखिल हो चुका है और अभी तक जो पोजीशन है उसमें पाकिस्तान की जीत का कोई ख़ास इम्कान दिखाई नहीं दे रहा है। पाकिस्तान ने आज चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में खेले गए मैच में पहले बैटिंग करते हुए 282 रन बनाए और 283 रन के हदफ के ताक़ुब में अफगानिस्तान की बैटिंग जारी है। और अभी इस वक्त जो खेल है तकरीबन अख्ताम पे पहुंच चुका है। अफगानिस्तान की जानिब से 280 रन बनाए जा चुके हैं। 10 गेंदों पर 4 रन दरकार हैं, 3 रन दरकार हैं अब अफगानिस्तान को जीतने के लिए। रहमानुल्लाह गुरबाज जो कि ओपनिंग बल्लेबाज थे और उनसे काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, उन्होंने बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 65 रन उन्होंने स्कोर किया और रहमत शाह और हशमतुल्लाह इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। रहमत शाह जो है वो 76 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं और हशमतुल्लाह 43 रन के साथ इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। और नाज़रीन तकरीबन ये मैच अब इख्तितामी लम्हात में दाखिल हो चुका है। 8 गेंदों पर सिर्फ 2 रन दरकार हैं अफगानिस्तान को आज का ये मैच जीतने के लिए। पाकिस्तान की जानिब से बैटिंग का आगाज किया गया, काफ़ी मुनासिब बैटिंग की गई और एक बेहतर स्कोर पाकिस्तान की जानिब से बनाया गया 282 रन का। लेकिन अफगानिस्तान का टॉप ऑर्डर जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित होना था और वो हुआ, यही तवक्को की जा रही थी कि अफगानिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता है और ऐसा ही हुआ क्योंकि टॉप ऑर्डर ने पूरा गेम जो है वो निपटा दिया एक तरह से कहा जाए तो। इस वक्त आखिरी लम्हात हैं और ये बराह रास्त मनाजिर मैच के आपको हम दिखा रहे हैं। वर्ल्ड कप का ये 22वां मैच है। स्कोर बराबर हो चुका है, अफगानिस्तान ने 282 रन बना लिए हैं। 7 गेंदों पर अब सिर्फ 1 रन दरकार है अफगानिस्तान को आज का ये मैच जीतने के लिए। पाकिस्तान की बैटिंग की अगर बात की जाए तो आज बाबर आजम ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। 74 रन उन्होंने स्कोर किए। इफ्तिखार अहमद जिनसे बड़े दिन से तवक्कुआत थी और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो जिस दिन चलेंगे बड़ा अच्छा चलेंगे, 40 रन उन्होंने बनाए, 4 छक्के और 2 चौके लगाए। शादाब खान ने 40 रन बनाए, सऊद शकील ने 25 रन बनाए और जो खदशा था इमामुल हक के हवाले से वो भी इस दफ़ा दुरुस्त साबित हुआ है कि इमाम आज भी नहीं चल पाए, सिर्फ 17 रन उन्होंने बनाए हैं। नाजरीन मैच खत्म हो चुका है। आखिरी जो रन था वो भी एक चौके के साथ अफगानिस्तान ने इस मैच को शानदार तरीके से खत्म किया है। अफगानिस्तान वर्ल्ड कप का ये 22वां मैच जो है जीत चुका है। अभी तक दोनों टीमों का ये 5वां मैच था। पाकिस्तान ने 4 में से 2 मैचेस जीते थे, 2 हारे थे। अब 5 में से 3 मैचेस पाकिस्तान हार चुका है और सिर्फ 2 मैचेस पाकिस्तान ने जीते हैं। अफगानिस्तान ने टोटल 5 मैचेस खेले हैं जिनमें से 2 मैच, आज का ये मैच मिलाकर 2 मैचेस अफगानिस्तान जीत चुका है और 3 मैचेस अफगानिस्तान ने हारे हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 8 विकेटों के एक बड़े मार्जिन से शिकस्त दी है। चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में खेले गए इस मैच में पाकिस्तान ने 283 रन का टारगेट दिया था अफगानिस्तान को जीतने के लिए और अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 7 पाकिस्तान के खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई थी और आमना जो खदशा था अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है।
ये बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। 8 विकेटों से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को शिकस्त दी है। अफगानिस्तान की टीम जिसे बहुत इजी टीम समझा जा रहा था पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन जब फराज अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच हुआ है वो यकीनन एक कड़ा मुकाबला ही हमने देखा, क्योंकि अफगानिस्तान बड़े उनके पास। और आज हमने अफगानिस्तान की मुतासर कुन कारकर्दगी भी देखी है, जहां पर सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर उन्होंने ये जो टारगेट सेट किया गया था पाकिस्तान की जानिब से 283 रन का, वो पूरा कर लिया है। कहा यह जा रहा था कि मुनासिब टारगेट है, लेकिन अफगानिस्तान ने इतनी आसानी से इसको अचीव कर लिया। ये एक पाकिस्तान के लिए बड़ी ही डिसअपॉइंटिंग वाली सिचुएशन सामने आई है। बहुत डिप्रेस की है टीम पाकिस्तान ने पूरे वर्ल्ड कप में, और जो कारकर्दगी रही है 5 मैचेस में से जनाब सिर्फ 2 मैचेस पाकिस्तान जीत चुकी है, और इंडिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और ये तीसरा मैच अब अफगानिस्तान के खिलाफ भी पाकिस्तान की टीम हार चुकी है। शुरू के जो 2 मैचेस थे जिनमें नीदरलैंड्स और श्रीलंका, पाकिस्तान ने उसमें अच्छी कारकर्दगी दिखाई, दोनों मैचेस अपने नाम किए, लेकिन नीदरलैंड्स की टीम यकीनन एक छोटी टीम है, उसके अगेंस्ट पाकिस्तान जीत गया। श्रीलंका के खिलाफ भी हम जीत गए, लेकिन आगे जो हमारे पास जो मुकाबले आए वो कड़े थे, और उन कड़े मुकाबलों में, उन कड़े इम्तिहानों में पाकिस्तान की टीम फेल हो गई। आगे जो आने वाले मैचेस हैं फराज, वो भी काफ़ी टफ हैं। इंग्लैंड है, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि आगे न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला होना है हमारा, और साउथ अफ्रीका के साथ मुकाबला होना है। साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा खेल रही है, न्यूजीलैंड के साथ भी हमने देखा कि इस वक्त टॉप 2 टीम्स में जा रही है। और अगर बात की जाए इंडिया टीम की, तो टीम इंडिया इस वक्त टॉप पर मौजूद है। नो डाउट उनका होम ग्राउंड है, लेकिन एक बड़ी शर्म की बात है कि पाकिस्तान की जो टीम है इस वक्त अपनी अच्छी कारकर्दगी दिखाने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। वो भले बैटिंग हो, वो बॉलिंग हो या फील्डिंग हो, थ्रू आउट वर्ल्ड कप की बात कर रही हूँ, आज के मैच की बात नहीं करी। आज तो चले फिर भी हमने देखा कि बैटिंग थोड़ी सी चल गई, लेकिन अगेन वही बात आ जाती है कि इसमें चंद ही खिलाड़ी थे जो अपना हिस्सा डाल सके, जिनमें आज बाबर सरे फहरिस्त रहे। अब्दुल्ला शफीक ने 58 स्कोर किए, शादाब और इफ्तिखार थे 40-40 रन बनाए, लेकिन बाकी टीम क्या करती थी, ये एक सवालिया निशान मौजूद है। और ऑब्वियसली बात है कि ये इतना बड़ा इवेंट था वर्ल्ड कप का, जिसमें पाकिस्तान की ऐसी शेमफुल कारकर्दगी, कहना चाहिए शर्मनाक कारकर्दगी है, जिसमें पूरी कौम को मायूस करके रख दिए। हम सोच रहे थे कि शायद ये वाला मैच हो, इसमें कुछ बेहतर हमें परफॉर्मेंस दिखाई दे, शायद अगला मैच हो, लेकिन हम तो मायूसी का शिकार हो चुके हैं शदीद किस्म की, क्योंकि ये टीम अफगानिस्तान थी और इसको वर्ल्ड कप हमने, इस टीम को हमने क्रिकेट सिखाई थी। वर्ल्ड क्लास टीम, बिल्कुल वर्ल्ड क्लास टीम होती थी पाकिस्तान की, और ये वो टीम है जिसको यकीनन पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने क्रिकेट सिखाई है। ये कहना गलत ना होगा। पाकिस्तान के शहरों में रहते हुए इन लोगों ने, इन खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के साथ, लेजेंड्स के साथ खेला है और उनसे क्रिकेट सीखी है। बहुत ज़्यादा मैच्योर या फिर बहुत ज़्यादा सीनियर टीम नहीं है अफगानिस्तान की, लेकिन इन्होंने साबित ये कर दिया कि तजुर्बा एक तरफ होता है, परफॉर्मेंस एक तरफ होती है, और आज परफॉर्मेंस दिखाई है अफगानिस्तान ने, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस। और अनफॉर्चुनेटली ये कहना होगा कि वर्ल्ड कप के अंदर अब पाकिस्तान के जो कदम है वो बुरी तरह से डगमगा चुके हैं। आगे के मैचेस के लिए पाकिस्तान को आज का ये मैच खास तौर पर न सिर्फ जीतना बल्कि एक बड़े अच्छे रन रेट के साथ जीतना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि आगे के लिए पाकिस्तान के सुपर 4 मरहले में क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत कम हो गए हैं। अब एक भी मैच अगर पाकिस्तान हारता है तो फिर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का ये जो सफ़र है ये तमाम हो जाएगा। और आगे की जो टीम्स हैं, साउथ अफ्रीका जैसे कि आपने जिक्र किया, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, बड़े बड़े मैचेस आगे आ रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। अगर अफगानिस्तान जैसी टीम के सामने पाकिस्तान का ये हाल है, और हमने ये देखा कि अफगानिस्तान की तरफ से बड़े इत्मीनान के साथ बैटिंग का आगाज़ किया गया। जो ओपनर्स रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान, उन्होंने बड़े शानदार तरीके से और बड़े तहम्मुल के साथ आगाज़ किया, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि वो अग्रेसिव किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि शायद उनको ये लग रहा था कि जो टारगेट है बड़े सुकून के साथ खेलते हैं उसको वो अचीव कर लेंगे। रहमानुल्लाह गुरबाज, जैसे ये अपसेट की बात हो रही है, हमने अपसेट्स इस वर्ल्ड कप में ज़रूर देखे, लेकिन मैं इसको अपसेट इसलिए नहीं बोलूँगी फराज, क्योंकि पाकिस्तान की जो टीम की कारकर्दगी अभी तक चली आ रही है, 3 मैचेस हो चुके हैं ना, इससे पिछले 2 मैचेस उसमें भी हमने देखा कि कुछ भी नहीं कर सकी पाकिस्तानी टीम। तो स्पार्क नजर नहीं आ रहा। हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम इस मैच को भी अब समझ रहे थे कि डू एंड डाई वाला मैच होगा, और वही हुआ जिसका एक डर था। शिकस्त के बाद शिकस्त हो जा रही है, पैदर पे शिकस्त पाकिस्तानी टीम को इसका सामना है। जब टीम इंडिया के साथ मैच था, चलो मान लेते हैं, कहा जा रहा था कि भाई वहाँ पे प्रेशर आ गया, होमलैंड था, सपोर्टर्स नहीं थे, और जनाब इंडियन टीम इस वक्त अच्छी एक उसमें फॉर्म में भी मौजूद है। लेकिन अब क्या हुआ, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने भी आप ढेर हो गए, और आज अफगानिस्तान
पाकिस्तान की टीम ने आपको शिकस्त दे दी है, ये एक बड़ा अफसोसनाक और शर्मनाक ये वो पॉइंट हमारे है सामने जो आ हम चुका है। काफ़ी दिनों से रेज कर रहे हैं कि जो खिलाड़ी हैं वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के ऊपर तो फोकस कर रहे हैं, लेकिन टीम परफॉर्मेंस और टीम के लिए जो किरदार अदा करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। बाबर आजम की अगर बात करें, उन्होंने नो डाउट 74 रन की आज इनिंग खेली है, लेकिन 92 बॉल्स के ऊपर उन्होंने 74 रन बनाए हैं। फिर अगर अब्दुल्ला शफीक की बात की जाए, 58 उन्होंने रन बनाए, लेकिन 75 बॉल्स के ऊपर उन्होंने बिल्कुल, और सिर्फ इफ्तिखार है जो कि 27 रन पर उन्होंने 40 रन बनाए। फिर शादाब ने 38 पर जो है 40 रन बनाए। शादाब को आज ऐड किया गया था मोहम्मद नवाज की जगह। फिर अफगानिस्तान में भी एक चेंज किया गया था, फजलुल हक की जगह उन्होंने स्पिनर नूर अहमद को शामिल किया था। पहले ही 3 बड़े स्पिनर्स उनके पास मौजूद थे, मुजीब, राशिद और नबी। उसके बाद एक और स्पिनर का इजाफा किया गया, नूर अहमद का। इस तरह 4 स्पिनर्स के साथ अफगानिस्तान की टीम जो है वो मैदान में उतरी थी। एक जानिब है इमाम उल हक की कारकर्दगी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। आप पूरे वर्ल्ड कप में इनकी कारकर्दगी देख लें जनाब, क्रिकेट एक्सपर्ट से भी बात करके देख लें, वो भी कहते हैं कि जनाब इनकी जगह फखर जमान को आजमा लें। ठीक है, उन्होंने पहले 2 मैचेस नहीं खेले, हो सकता है आगे जाके चल जाएं क्योंकि वो बड़े मैचेस के प्लेयर समझे जाते हैं, और कहा यह जाता है कि वो ऐसे मैचेस में वो बड़े खुलकर खेलते हैं, क्योंकि हमने पाकिस्तान के कॉन्फिडेंस को इस वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा लूज होते हुए देखा है। फियरलेस क्रिकेट ये बिल्कुल नहीं खेल रहे, जिसकी वजह से ये आपके सामने मौजूद है कारकर्दगी। जैसे फराज बता रहे हैं कि 92 पर 74 बाबर आजम ने बनाया। ठीक है, एक अच्छा स्कोर उन्होंने किया, लेकिन ये बहुत कम मार्जिन था जिसमें उन्होंने ये स्कोर किया। दूसरी बात ये कि जिस तरह से हम कोशिश करते रहे कि भाई, अभी क्रिकेट एक्सपर्ट नसीम राजपूत हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जरा आज के मैच के हवाले से बात कर लेते हैं। नसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सर, जो खदशात थे कि आज का मैच कम से कम पाकिस्तान जीत जाए और अच्छे रन रेट के साथ जीत जाए, रन रेट तो दूर की बात है, मैच ही नहीं जीत सके। जो परफॉर्मेंसेस थी, जिस तरह की पहले बात की जा रही थी, जो एक्सपेक्टेशंस थी, कुछ भी नहीं हुआ, किसी भी खिलाड़ी ने परफॉर्म करके नहीं दिखाया आज। ये पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की कैंपेन को बहुत बड़ा धचका लगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक ऐसा धचका लगा है कि जो शायद पाकिस्तान को, अब ऐसा नहीं है कि आज इस मैच के बाद पाकिस्तान वर्ल्ड कप की कैंपेन से बाहर हो गया, लेकिन ऑफिशियली बाहर नहीं हुआ तो अनऑफिशियली बाहर हो गया। इस वजह से बाहर हो गया कि पाकिस्तान टीम जो क्रिकेट खेल रही है, जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रही है, आपके फास्ट बॉलर जो सारी दुनिया के अंदर अपना एक मकाम रखते हैं, एक नाम रखते हैं, उनका इतना बड़ा हुआ है, वो अफगानिस्तान के बैटर्स को भी आउट नहीं कर पा रहे। आप इससे अंदाजा करें, उनके सामने कोई इंडिया के बैटर खड़े, उनके सामने कोई ऑस्ट्रेलिया के बैटर खड़े, कौन से बैटर खड़े, न्यूजीलैंड के इनफॉर्म बैटर है या साउथ अफ्रीका के इनफॉर्म बैटर है। ये वो टीम है जिसने इंग्लैंड को हराया, तो इंग्लैंड तो सभी से हार रही है। आप की आज की कैंपेन, और मैं आपको एक बात बताऊं, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम कैंप। इसको जरूर जायजा लेने की जरूरत है, लेकिन जायजा लेगा कौन? सर, खबरें तो बहुत आ रही है नसीम साहब, खबरें तो अंदर से बहुत आ रही हैं, लेकिन वो दबाई भी जा रही है ये कह करके जी इतना बड़ा इवेंट है, आने दे फिर बात हो जाएगी, अभी इस पे बात नहीं करनी चाहिए। खिलाड़ियों के मोराल डाउन होते हैं, लेकिन खिलाड़ी परफॉर्म भी नहीं कर रहे ना, मोराल आप हुए ही नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हमने भी खबरें हमारे पास भी हैं, हम भी रोज यही बात कहते हैं कि देखें, आप अगर इंडिया में बैठे हो तो हम कराची में बैठ के भी हर चीज से अपडेट है, हमें पता है कि वहाँ क्या हुआ, कल क्या इंसिडेंट हुआ। जी, कौन है आपके लोग? जी नसीम साहब, सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, नसीम साहब से हम रिकनेक्ट करते हैं। लीना हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, उनसे भी आज के मैच पर उनका तबसरा ले लेते हैं। लीना, शर्मनाक शिकस्त हुई है, या तो हम कहते हैं कि 1 विकेट के नुकसान पे 2 विकेट के, और हम कहते हैं कि मैच बहुत नेक टू नेक हुआ, वो भी नहीं हुआ, ये तो वन साइडेड मैच हो गया। 2 विकेटों के नुकसान पर अफगानिस्तान ने पूरा टारगेट भी पूरा कर लिया और 8 विकेटों से शिकस्त दी, और 1 ओवर पहले क्या हुआ आज? देखें जब कप्तानी इतनी नाकिस होगी और मॉडर्न डे क्रिकेट खेली ही नहीं जाएगी, समझा ही नहीं जाएगा कि स्ट्राइक रेट कोई इम्पोर्टेंट होती है, और अफगानिस्तान को इतना हल्का लिया जाएगा कि समझें कि जी 280 भी हमने कर लिए तो काफी होंगे, तो फिर ऐसे ही रिजल्ट आएंगे पाकिस्तान के लिए मजीद भी। लेकिन जो राइट टाइम था कप्तान चेंज करने का, वो एशिया कप के फौरन बात कर लेते तो भी पाकिस्तान की ये पोजीशन नहीं हो। अब बहुत सी गलतियां कप्तानी की भी हैं, और एक कप्तान होता है ना जो एग्रेसिव इंटेंट के साथ हर चीज करना चाहता है, एक होता है जो सेल्फिश, अपने 50-60 कर लिए तो जी खुश हो गया। तो यहाँ तो यही नजर आ रहा है, अपने दोस्तों को खिला दिया। शादाब की कोई जगह नहीं बनती थी, नवाज की कोई जगह नहीं बनती थी, जो आपके 2 प्लेयर अबरार
और जमान आपकी प्लेइंग 11 में होने चाहिए थे, वो आपने ट्रैवल रिजर्व में बिठा दिए। तो ये तो ऐसे रिजल्ट एक्सपेक्टेड है और मजीद भी आएंगे। मैं तो आई बी वेरी सरप्राइज कि मजीद भी पाकिस्तान अगर हारेगा नहीं, इस कप्तानी के साथ, इस थिंकिंग के साथ और इस बायस किस्म की जो सिलेक्शन है उसके साथ। अच्छा अलीना, आपको क्या लगता है, जैसा कि नसीम साहब भी बता रहे थे कि कोई प्रॉब्लम है टीम के अंदर, क्योंकि ये वही कॉम्बिनेशन है, ये वही टीम है जो कि बड़े अच्छे मैचेस जीतती हुई आई है। माजी की बात कर रहा हूँ, माजी करीब नहीं लेकिन माजी की बात कर रहा हूँ, बड़े अच्छे परफॉर्मेंसेस दी हैं, ये वही खिलाड़ी हैं, वही टीम है। प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? कहा जाता है कि नेवर चेंज द विनिंग कॉम्बिनेशन, लेकिन यहाँ पर तो कोई कॉम्बिनेशन बन ही नहीं पा रहा है। हाँ देखिए, जो बॉडी लैंग्वेज मुझे नजर आ रही है, मेरा इतना एक्सपीरियंस है 25 साल का क्रिकेट कवर करने का एज ए कमेंटेटर, एनालिस्ट, 1000 कैपेसिटीज में मेरा एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली बॉडी लैंग्वेज जो है उसमें नहीं लग रहा मुझे कि ये टीम एक जेल होके एक यूनिट की तरह खेल रही है। मुझे लगता है ये जो प्रॉब्लम जो थोड़े दिन पहले न्यूज आ रही थी कि शाहीन और बाबर की कोई खटपट हुई थी, मुझे लगता है उससे ये कुछ डिवाइड आ गया टीम में। और देखिए उसके अलावा लेकिन तो लीना ये तो खुद अंडरस्टैंड करने वाली बात है ना कि आप अगर आपकी डिवीजन भी है, जो भी लड़ाइयाँ झगड़े हैं वो इस बड़े इवेंट के बाद भी देखे जा सकते हैं, बैठ के उसमें बात की जा सकती थी, लेकिन अगेन वही बात आ जाती है, पूरी कौम की नजरें आप पर हैं और आप उम्मीदों पर इस तरह से पानी फेर रहे हैं। और ये गेम ही आपकी पहचान है। एग्जैक्टली, और इस तरह से आप अपने लड़ाई झगड़ों में इसको, इस वर्ल्ड कप के इवेंट को उसकी नजर कर रहे हैं अपनी लड़ाइयों के। देखिए मैं आपका सेंटिमेंट बिल्कुल समझ सकती हूँ और मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री कर रही हूँ, लेकिन जब आप एक नाकिस चीज को जबरदस्ती टीम के ऊपर आपने हावी किया हुआ है, आप देख रहे हैं कि वो कप्तान किस तरह का है। आखिर बाकी टीम के जो 10 खिलाड़ी बाकी होते हैं या 14-15 जो टीम के साथ होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट किस तरह खेली जाती है। आपका कप्तान आपको नजर आ रहा है कि सेल्फिश है, वो सिर्फ अपने 50 के बारे में वरी करता है और अपने दोस्त यारों को टीमों। बिल्कुल ऐसा ही ये खबरें हम भी सुनते आ रहे हैं कि दोस्तियां यारियां जो हैं वो इस वर्ल्ड कप को उस पर असरअंदाज हो रही हैं। शुक्रिया आपका लीना, आप हमारे साथ मौजूद थी। नसीम राजपूत साहब, आपने भी अपना एक्सपर्ट इस पे ओपिनियन शेयर किया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि रंग, रोशनी और रक्स का त्यौहार नवरात्रि, दुनिया भर की तरह कराची में भी हिंदू बरादरी नवरात्रि का त्यौहार मना रही है। हिंदू बरादरी के त्यौहार के बारे में आगाह कर रहे हैं सालिक शाह अपनी रिपोर्ट में। रंग, रोशनी और रक्स का त्यौहार नवरात्रि। पाकिस्तान में हिंदू बरादरी खुशी से निहाल। कराची के स्वामी नारायण मंदिर में दिए रोशन किए गए, घरों में चरागाह किया गया। नवरात्रि के त्यौहार से पहले अकीदतमंद 9 दिनों तक व्रत यानी रोजे भी रखते हैं। हम लोगों ने ये तैयारी की है कि बस अभी हम लोग ने प्रसादी करनी है और डांडिया खेलनी है सबके साथ। पूरे 9 दिन चलता है और यहाँ के कार्यक्रम में आरती होती है, डांडिया होती है, रास होती है। रंग रोशनी के त्यौहार नवरात्रि की इब्तिदा दिए जलाकर की जाती है, जिसके बाद गरबा यानी कि डांडिया खेला जाता है। हिंदू बरादरी का कहना है कि नवरात्रि त्यौहार में उनकी बरादरी के अलावा दीगर मज़ाहिब के लोग भी शरीक होते हैं। वो गरबा करते हैं जिससे त्यौहार की खुशियाँ दोबाला हो जाती है। कैमरामैन साजिद कमाल के साथ सालिक शाह, वो न्यूज़ कराची। और नाजरीन, अगर आप 9 से 10 साल पुराने एंड्रॉयड फ़ोन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेहतर है कि उसे बदल लीजिए, वरना 24 अक्टूबर से व्हाट्सएप इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं होगा, जबकि व्हाट्सएप पर वॉइस नोट के फीचर पर काम भी जारी है। 9 से 10 साल पुराने एंड्रॉयड फ़ोन को इस्तेमाल करने वालों के लिए बुरी खबर। यूजर्स के लिए 24 अक्टूबर व्हाट्सएप इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं होगा। एंड्रॉयड 5.0 से कबल के तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए व्हाट्सएप सपोर्ट खत्म कर दी जाएगी। इससे कबल व्हाट्सएप ने 24 अक्टूबर 2022 को iOS 10 और 11 पर काम करने वाले आईफोन्स के लिए व्हाट्सएप सपोर्ट खत्म की थी। दूसरी जानिब व्हाट्सएप पर वॉइस नोट के मुतालिक एक और फीचर पर काम भी जारी है, जिसके तहत वॉइस नोट्स को भेजे जाने के बाद सिर्फ एक बार चलाया जा सकेगा और फॉरवर्ड या महफूज नहीं किया जा सकेगा। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।